तो आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की शायद सबसे सबसे बेचैन कर देने वाली कहानी कफन की। ये वो कहानी है जो एक बहुत ही मुश्किल सवाल खड़ा करती है कि क्या गरीबी किसी इंसान से उसकी इंसानियत तक छीन सकती है। असल में ये कहानी समाज का एक ऐसा आईना है जिसमें शायद हम सब खुद को देखने से थोड़ा डरते हैं। जरा सोचिए, कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती। दिल दहल जाता है ये सुनकर। और ये शब्द कोई और नहीं बल्कि माधव अपनी मरती हुई पत्नी के लिए कह रहा है। बस यहीं से, इसी एक लाइन से प्रेमचंद उस भयानक उदासीनता की, उस बेफिक्री की नींव रख देते हैं जो इस पूरी कहानी का सेंटर है। तो चलिए कहानी के उस सीन में चलते हैं जहां से यह सब कुछ शुरू होता है, झोपड़ी में मौत यानी डेथ इन दी हट। तो सीन कुछ ऐसा है, एक अंधेरी सी झोपड़ी है। अंदर बुधिया जो है वो प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, मौत और जिंदगी की लड़ाई चल रही है। और बाहर बाहर उसका पति माधव और ससुर घीसू दोनों आराम से अलाव के पास बैठे हैं। ऐसा लग रहा है मानो अंदर कुछ हो ही नहीं रहा हो। उनकी ये जो बेफिक्री है ना, वो वाकई हैरान कर देती है। और फिर घीसू कहता है, लगता है बचेगी नहीं, जा देख तो आ। मतलब जिस तरह से वो ये बात कहता है, इतनी आसानी से जैसे किसी इंसान की नहीं किसी जानवर की बात हो रही हो। ऐसा लगता है कि उनकी सारी संवेदनाएं, सारी फीलिंग्स मर चुकी हैं। बुधिया के दर्द से ज्यादा फिक्र उन्हें इस बात की है कि भाई अगर अंदर गए तो उसके पास बैठना पड़ जाएगा। और फिर बुढ़िया मर जाती है और यहां से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अब दुख या मातम नहीं है बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आ जाती है। वो है कफन का सवाल। सोचने वाली बात है, घर में एक जवान औरत की मौत हो गई है और किसी की आंख में एक आंसू तक नहीं है। घीसू और माधव के लिए पहली और आखिरी चिंता इमोशंस नहीं है बल्कि एक सोशल प्रेशर है, एक मजबूरी है कि भाई कफन के लिए पैसे कहां से आएंगे। और सही मायनों में यही कहानी का सबसे बड़ा स्ट्रगल है। अरे जिन लोगों को जीते जी कभी पेट भरने को रोटी नहीं मिली, वो एक मुर्दे के लिए नया कपड़ा कहां से लाएंगे। ये सवाल सिर्फ घीसू और माधव का नहीं है, ये सवाल उस पूरे समाज पर है जो अपने लोगों को इस हाल में छोड़ देता है। तो अब शुरू होता है दलीलों का खेल, स्वार्थ की दलीलें। और ये देखना बड़ा ही दिलचस्प है कि कैसे ये दोनों अपने सेल्फिशनेस को, अपने स्वार्थ को सही ठहराने के लिए एक के बाद एक तर्क देते हैं। घीसू की ये बात सुनिए, कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को छीथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। अब पहली बार में सुनने पर यह समाज पर एक बहुत तीखा कमेंट लगता है, और है भी। लेकिन असल में यहीं से वो अपनी आगे की हरकतों के लिए एक, आप कह सकते हैं, एक मॉरल ग्राउंड तैयार करना शुरू कर देता है। यहां पर जो कॉन्ट्रास्ट है वो बिल्कुल साफ है। एक तरफ है सामाजिक परंपरा जो कहती है कि भाई मुर्दे को तो नया कफन मिलना ही चाहिए, और दूसरी तरफ है घीसू माधव की हकीकत, जहां जिंदा लोगों के पास ही न खाने को है न पहनने को। और बस इसी टकराव में, इसी कश्मकश में उनकी इंसानियत कहीं पीछे छूट जाती है। अब होता यह है कि गांव वाले दया करके उन्हें कफन के लिए पैसे दे भी देते हैं। और अब उनके सामने एक असली परीक्षा की घड़ी है, एक मॉरल टेस्ट। क्या वो इन पैसों का सही इस्तेमाल करेंगे? देखते हैं। और उनका जो तर्क है वो और भी गहरा होता जाता है। वो एक दूसरे को समझाते हैं, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता। मतलब वो कफन तो लाश के साथ जल ही जाएगा, उसका कोई फायदा तो है नहीं। और उन जैसे भूख से तड़पते जिंदा इंसानों के लिए इन कीमती पैसों को ऐसे बर्बाद करना तो सरासर बेवकूफी है। और ये है उनके नैतिक पतन का पीक। उनका फाइनल तर्क ये है कि हमारी आत्मा तो प्रसन्न हो रही है, क्या उसे पुण्य ना होगा? सोचिए, उन्होंने ये तय कर लिया कि अगर वो इन पैसों से खा पीकर अपनी आत्मा को खुश करेंगे तो इसका पुण्य बुधिया तो अपने आप मिल जाएगा। मतलब अपने स्वार्थ को, अपने सेल्फिशनेस को पुण्य का नाम दे दिया। और इसके बाद जो होता है वो सच में इंसानियत के अंत का एक भयानक मंजर है। उनका स्वार्थ, उनकी हर जिम्मेदारी, हर नैतिकता को बस निगल जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस है वो 4 सिंपल स्टेप्स में समझाया जा सकता है। देखिए कैसे वो कदम दर कदम अपनी इंसानियत से दूर हुए। पहला स्टेप, कफन के लिए पैसे इकट्ठे किए। ये एक सामाजिक जिम्मेदारी थी। स्टेप 2, फिर उन्होंने इस पर बहस शुरू की कि ये परंपरा कितनी बेकार है।
स्टेप 3। बहुत जल्दी ये बहस एक सेल्फिश फैसले में बदल गई कि पैसे खुद पर खर्च करेंगे। और चौथा और आखिरी स्टेप, ये एक जश्न बन गया, बुधिया की लाश की कीमत पर अपनी भूख प्यास मिटाने का जश्न। और वो यही करते हैं, एक शराब खाने में जाकर कफन के एक एक पैसे से भरपेट खाना खाते हैं, शराब पीते हैं, और इस दौरान वो ये बात बिल्कुल भूल जाते हैं कि उनकी झोपड़ी में बुधिया की लाश अभी भी पड़ी हुई है, अपने अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है। और फिर नशे में धुत होकर वो बुधिया को आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं बैकुंठ में जाएगी, बड़ा अच्छा भोजन मिला। ये विडंबना की, आयरनी की हद है। जिस औरत के कफन के पैसों से अपना पेट भर रहे हैं, उसी को स्वर्ग जाने का आशीर्वाद भी दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कहानी सिर्फ घीसू और माधव की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेमचंद का मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये है प्रेमचंद का आईना। देखिए, प्रेमचंद यहां सिर्फ दो स्वार्थी लोगों की कहानी नहीं सुना रहे हैं। वो घीसू और माधव को एक आईने की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, समाज की एक बहुत कड़वी सच्चाई दिखाने के लिए। असल में इस कहानी के असली विलेन घीसू और माधव शायद हैं ही नहीं। असली विलेन तो वो सिस्टम है, वो सामाजिक व्यवस्था है जो एक इंसान को इस हद तक तोड़ देती है कि वो इंसान ही नहीं रह जाता। तो कफन हमें आखिर क्या क्या दिखाता है? सबसे पहले तो ये कि जब गरीबी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो इंसान की रूह को मार देती है, उसकी इंसानियत छीन लेती है। ये कहानी खोखली परंपराओं और जिंदा रहने की जिद के बीच की एक लड़ाई है। ये दिखाती है कि कैसे लगातार कमी में, अभाव में नैतिकता धीरे धीरे खत्म हो जाती है और स्वार्थ वो सिर्फ एक बुरी आदत नहीं रह जाता, बल्कि वो गहरी निराशा का, होपलेसनेस का एक लक्षण बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, कफन उस पूरे समाज की हार को दिखाता है जो अपने सबसे कमज़ोर लोगों की परवाह करना छोड़ देता है। और शायद इस पूरी कहानी का जो सार है वो इस एक लाइन में है कि हद से ज्यादा गरीबी सिर्फ शरीर को नहीं मारती, वो आत्मा को भी मार देती है। घीसू और माधव के शरीर जिंदा थे, पर उनकी आत्मा तो शायद बहुत पहले ही मर चुकी थी। तो आखिर में प्रेमचंद हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि समाज दोषी है या इंसान। घीसू और माधव के इस बर्ताव के लिए, इस अमानवीय व्यवहार के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? वो खुद या फिर वो समाज जिसने उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया? शायद इस सवाल का कोई आसान जवाब है ही नहीं, और यही बात इस कहानी को आज भी इतना जरूरी और प्रासंगिक बनाती है।